जय हिंद आप सभी को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 6, ठीक है ना, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ये सबसे लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और ये अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी एक दो नंबर ऑब्जेक्टिव पूछने का संभावना रहता है, इसलिए इसको पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, देखिए इस सबसे पहले इसमें जो टॉपिक्स है लगभग 8 से 9 टॉपिक्स में ही ये समाप्त हो जाएगा। आप संसाधन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो अगर इसमें टॉपिक्स का बात की जाए तो वो संसाधन आता है। तो संसाधन जो है कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है उसी को क्या बोल सकते हैं, संसाधन। ये मार्कर है, ये हमारे लिए उपयोगी है तो इसको संसाधन बोलेंगे। ये बोर्ड हमारे लिए उपयोगी है तो इसको संसाधन बोलेंगे। तो कोई भी वस्तु जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, उसको क्या बोलेंगे, संसाधन। तो ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन है, उसका कैसे प्रबंधन करेंगे। सबसे पहले एक क्योटो प्रोटोकॉल आता है। क्या आता है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। देखिए 1997 में जापान का एक शहर, ठीक है ना, जापान का एक शहर जिसका नाम था क्योटो। क्या नाम था, क्योटो। ठीक है, इतना समझिए, जापान का एक शहर जिसका नाम क्या था, क्योटो था। वहाँ पे क्या हुआ कि भूमंडलीय ताप की वृद्धि को रोकने के लिए, भूमंडलीय जो भूमि पे ताप बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, भूमंडलीय ताप की वृद्धि को रोकने के लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसमें लगभग 141 देश ने भाग लिया था। ये सम्मेलन 1997 में हुआ था, और इस क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सभी औद्योगिक देशों को 2008 से 2012 तक अवधि रखा गया। 2008 से 2012 तक, ठीक है ना, 5 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष की अवधि, ठीक है ना, रखा गया। और बोला गया कि 6 जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना, 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस को अगर शॉर्टकट में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं GHG, ग्रीन हाउस जी से गैस, ठीक है ना, GHG बोल सकते हैं। इसके उत्सर्जन स्तर में 1990 के स्तर में से कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1990 का जो स्तर था ना इसमें, उससे भी कम लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, तो सीधा सा जवाब 1997 में जापान का एक शहर जिसका नाम था क्योटो, वहाँ पर लगभग 141 देश भाग लिए थे। और जो GHG गैस है 6 प्रकार के, उसको 2008 से लेकर 2012 तक की 5 वर्ष की अवधि रखा गया। और 1990 का जो स्तर था उसी में क्या करना था, कमी लाना था, ठीक है ना। तो ये सम्मेलन जो हुआ था जापान का एक शहर जिसका नाम है क्योटो में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य यही था कि लक्ष्य यही था कि ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसके छोड़ने वाले तकनीकों का उपयोग सीमित किया जाए। जो ग्रीन हाउस गैस का जो तकनीक है, जो मतलब कि छोड़ने वाली जो तकनीक है उसी को क्या किया जाए, सीमित किया जाए। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आप समझ गए। उसके बाद अगला टॉपिक है उत्सर्जन संबंधी मानदंड। तो इसको मिटाते हैं। उत्सर्जन संबंधी मानदंड, ठीक है ना, उत्सर्जन संबंधी मानदंड। यूरोप का बात हो रहा है, कहाँ के बात, यूरोप। देखिए यूरोप में क्या किया गया, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे में हम बताते हैं, जैसे डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल पेट्रोल, लकड़ी हो गया, गोईठा, ये सब से क्या निकलता है, ये सब से जो है हानिकारक, बोल सकते हैं हानिकारक, ठीक है ना, गैस निकल रहा है जो वायु को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है ना, बहुत वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित। इसी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है ना, यूरोप में उत्सर्जन संबंधी मानदंड तैयार किया गया और नाम दिया गया यूरो 1, ठीक है ना, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 और यूरो 4। अब यूरो 4, ठीक है ना, इस सब का संबंध देखिए, ताकि किसको क्या रोकना है, तो वायु प्रदूषण को रोकना है। किसको रोकना है, वायु प्रदूषण को रोकना है। इसलिए
यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 ला गया। उसी तरह इसी को देखते हुए अपने भारत में भी, ठीक है ना, इसी को देखते हुए अपने भारत में भी उसका नाम दिया गया वायु प्रदूषण स्टेज 1 जो 2000 ईस्वी में आया था, स्टेज 2 जो 2005 में आया था, स्टेज 3 जो 2010 में, लगभग 5 साल का अंतराल है। तो ये आया था अपने भारत में, ठीक है ना। और देखिए ये हानिकारक जो गैस है, इससे क्या है, इससे जो वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन प्लस अन्य हानिकारक गैस निकलता है, जिससे वायु को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इसी को रोकने के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड तैयार किया गया यूरोप में। तो यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, यूरो 1, यूरो 2 ये सब का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है। इतना समझ गए। और भारत में इसका नाम था स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 जिसकी शुरुआत 2000, 2005, 2010, 5 साल का अंतराल था, ठीक है। इसके बाद आता है ये सब जितना भी मानदंड है, ये सब प्रदूषण को रोकने के लिए लाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद आता है गंगा कार्यान्वयन योजना, मेन टॉपिक से आता है। इसके बाद गंगा कार्यान्वयन योजना, टॉपिक से आता है गंगा कार्यान्वयन योजना। गंगा कार्यान्वयन योजना, इसको इंग्लिश में बोले तो गंगा, ठीक है ना, कार्यान्वयन का एक्शन प्लान, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, जिसको ऐसे बोले तो GAP बोल सकते हैं। ये कब लाया गया, 1986 में। कब लाया गया था, 1986 में। देखिए समझिए इसको अच्छे से, बढ़िया से। GAP गंगा एक्शन प्लान जिसको लाया गया था 1986 में। सीधा सा समझिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे देश को जल प्रदूषण की रोकथाम में सहायता दे रहा है। गंगा को स्वच्छ बनाने का जो अभियान चालू हुआ है, अब हम विश्वास होने लगा कि देश की अन्य नदियाँ भी स्वच्छ हो जाएगी। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है क्या कर रहा है, हम लोगों को, हमारे देश को जल प्रदूषण की रोकथाम में सहायता दे रहा है, ठीक है। और गंगा कार्यान्वयन योजना जो है, गंगा कार्यान्वयन योजना 1986 में लाया गया था। और इसका उद्देश्य था, ये इसमें जो बजट था, जो पैसे का बात हो रहा है, बजट 300 करोड़ की लागत से, इसका अगर बजट कवर किया जाए तो कितना करोड़, 300 करोड़। कितने करोड़ का लागत, 300 करोड़। गंगा कार्यान्वयन योजना, इसका लागत जो था 300 करोड़ था। और इसका उद्देश्य था कि ऋषिकेश से लेके जो कोलकाता है, ऋषिकेश से कोलकाता तक यहाँ की जो नदी है, गंगा नदी है, गंगा नदी को क्या करना था, प्रदूषण से मुक्त कराना था, प्रदूषण मुक्त करना था, ठीक है ना। तो गंगा कार्यान्वयन योजना का यही उद्देश्य था कि ऋषिकेश से लेके कोलकाता तक 300 करोड़ की लागत से गंगा नदी को क्या करना था, प्रदूषण से मुक्त कराना था। तो गंगा कार्यान्वयन योजना का यही उद्देश्य था। तो कोई पूछे गंगा कार्यान्वयन योजना क्या है तो ये बता देंगे, ठीक है ना। इसी में अब देखिए, अब उसके बाद बताता है कि सामान्यतः कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीवों की संख्या को नदी के प्रदूषण के मानदंड बनाया गया है। देखिए जैसे अगर पीने का जल 100 मिलीलीटर अगर पीने का जल लेते हैं, पीने के जल में प्रति 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर पेयजल में जो कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव होती है उसके मानदंड को माना गया। कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव की संख्या कितने होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव इसमें 0 होना चाहिए, 0 कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव होना चाहिए। अगर हम नहाने योग्य या सिंचाई करने योग्य 100 मिलीलीटर लेते हैं जल, तो उसमें कोलिफॉर्म की संख्या 200 से कम कोलिफॉर्म सूक्ष्मजीव होना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि गंगा नदी में 100 से ऊपर शहरों का मलजल बहाया जाता है। 100 से ऊपर शहरों का क्या बहाया जाता है, मलजल। भारत में जनता के लिए जल आपूर्ति में 500 कोलिफॉर्म प्रति 100 मिलीलीटर जल में होने चाहिए, किंतु गंगा नदी में कई जगहों पर इसकी मात्रा अधिक देखी गई है। 500 कोलिफॉर्म प्रति 100 मिलीलीटर जल में होनी चाहिए, लेकिन गंगा नदी में जो है इससे अधिक मात्रा देखी गई है। अब समझिए, कोलिफॉर्म जीवाणुओं की वृद्धि से पेट की आंत के रोग होते हैं। गंगा के जल कोलिफॉर्म जीवाणुओं की उपस्थिति का स्तर ये दर्शाया गया, ठीक। तो देखिए अब ये क्या करेगा, ये जो पेट के आंत के अंदर है इसमें क्या करेगा,
पेट और आंत के रोग होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गंगा नदी में मतलब 500 बता रहा है कि होना चाहिए, लेकिन इससे भी अधिक है, क्योंकि आपको पता है कि 100 शहरों का मल जल जो होता है गंगा नदी में बहा जाता है। तो इससे गंगा नदी स्वच्छ नहीं हुआ, बल्कि वो क्या है, और प्रदूषित है, ठीक है ना। उससे और हानिकारक ही होने वाला है, अगर उसमें वो नहाने योग्य भी नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें तो 500 से भी अधिक है, जो उससे थोड़ा कम बता रहा है रहना चाहिए, लेकिन उससे क्योंकि 100 शहरों का मल जल उसमें बहाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर पीना ही 100 मिलीलीटर पेयजल है तो उसमें 0 कोलिफॉर्म से जी होना चाहिए। अगर 100 मिलीलीटर नहाने या सिंचाई करना है तो उसमें 200 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ये गंगा कार्यान्वयन योजना था, गंगा एक्शन प्लान 1986 में 300 करोड़ की लागत से कहाँ तक साफ करना था, तो ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराना था, समझे, ठीक है। फिर मिटाते हैं इसके बाद। चलिए इसके बाद आता है चलिए अब देखिए गंगा का जल जो है इतना प्रदूषित क्यों है। गंगा का जो जल है, गंगा का जल इतना प्रदूषित क्यों है, ठीक है ना। ये देखिए गंगा का जल इतना प्रदूषित क्यों है। सबसे पहले देखिए अगर बात की जाए तो फैक्ट्रियों के कचरे, ठीक है ना, फैक्ट्रियों के कचरे। सेकेंड में है मल मूत्र, ठीक है ना। थर्ड में है कचरे को भी बहाया जाता है उसी में, कचरे को भी उसी में डाल दिए। और चौथा भी है अगर कोई मर जाता है जीव तो उस मरे जीव उसी में बहा दिया जाता है। तो ये सब के कारण ही है गंगा का जल इतना प्रदूषित है, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए ठीक है, इसको देखें तो ये फैक्ट्रियों का, उसके बाद माल मूत्र कचरे मरे जीव, ये सब के कारण गंगा का जल जो है इतना प्रदूषित हो गया है। चलिए इसके बाद चैप्टर आता है ट्रिपल आर, ठीक है ना। ठीक है ना, ट्रिपल आर का जिंदगी में बहुत टॉपिक नंबर ये अगला जिसका नाम है ट्रिपल आर, ठीक है ना। देखिए अगर इसका इंग्लिश बात किया जाए, एक का होता है रेड्यूस, एक का होता है रिसाइकल, ठीक है, और एक का होता है रीयूज। तो रेड्यूस का मतलब हुआ उपयोग में कमी, मतलब इसमें कमी इसको बोल सकते हैं, कमी। इसको बात करेंगे तो पुनर्चालन, इसका पुनरुपयोग, ठीक है, पुनरुपयोग। अब देखिए इसमें जो होता है संसाधनों के उपयोग में कमी, संसाधनों के उपयोग में कमी, ठीक है। इसमें बात की जाए यदि किसी वस्तु का उपयोग उसके वास्तविक रूप में नहीं हो रहा तो उससे अन्य वस्तु बनाकर, मतलब वास्तविक रूप से अन्य, वास्तविक रूप में न हो, वास्तविक रूप में अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो अन्य रूप में ढालकर भी उपयोग कर सकते हैं, ढालकर, ठीक है ना। किसी वस्तु के रूप में बिना परिवर्तन किए इसका मतलब इसको बिना परिवर्तन के उपयोग कर सकते हैं, बिना परिवर्तन के, ठीक है ना। ट्रिपल आर का अगर हिंदी बात किया जाए तो रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। रेड्यूस कमी, रिसाइकल पुनर्चालन, और रीयूज मतलब कि पुनरुपयोग, ठीक है। अगर रेड्यूस का बात करेंगे तो इसमें कमी मतलब संसाधनों में कमी। जैसे अगर कोई चीज़ है तो उसको हम लोग जितना चाहिए उतना भर ही लगाते हैं, खाना खा रहे हैं तो लिमिटेशन भर जो भी है, या तेल ही लगा रहे हैं, तेल के बारे में ही अच्छा समझिए। अगर कोई डिब्बा है तो तेल थोड़ा सा लिए उसमें लगा लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बच जाता है तो उसको काट कर, अगर डिब्बा है तो उसको पानी पीने के योग में भी ला सकते हैं या कोई और चीज़ में भी। लेकिन अगर वही है तो जैसे कि कोई चीज़ आया, जैसे नारियल का तेल आया, छोटा डब्बा आता था, उसमें क्या करते थे, तेल लगा लिए, जब ख़त्म हो गया तो उसमें क्या रख लिए, कुछ पाउडर वाउडर रख लिए, या बोल सकते हैं उसमें धनिया, कोई भी मिर्च रख ली तो मम्मी उस काम में लगा दी उसको, तो सीधा उसका क्या हो गया, पुनरुपयोग हो गया। तो कमी किए मतलब संसाधनों में उपयोग में कमी, मतलब कि जितना लिमिटेशन भर, उसके बाद पुनर्चालन कर सकते हैं, उसको वास्तविक रूप से अलग रूप में ढाल के उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है नहीं तो क्या कर सकते हैं, उसको उसी रूप में जब खत्म हो जाए तो कोई और चीज़ डालकर भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल आर
रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग, कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद आता है, एक बार आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद आता है वन और वन्य जीव के बारे में, ठीक है ना, वन और वन्य जीव के बारे में। वन एवं वन्य जीव, ठीक है ना, वन एवं वन्य जीव के बारे में आता है। देखिए पेड़ पौधे से गिरा है तो उसी को तो वन बोलेंगे, अगर पेड़ पौधा है अधिक मात्रा में तो क्या बोल देंगे, वन, ठीक है ना। अब वन में रहने वाले जीव को ही तो वन जीव बोलते हैं। वन जीव का मतलब क्या होगा, जो वन में रहता हो, रहने वाला, जैसे में शेर, बाघ, भालू, ये सब क्या है, वन में रहता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वन जीव। अब वन में कमी का कारण क्या है, वन की कमी के कारण क्वेश्चन है, वन की कमी के कारण। तो सबसे पहले है कि बढ़ती जनसंख्या बढ़ रहा है, तो सीधा सी बात है पेड़ों को काट कर क्या बनाया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला कारण तो है बढ़ती जनसंख्या। सेकेंड अगर बात की जाए तो शहरीकरण, गांव जो है शहर का रूप ले रहा है बहुत, तो शहरीकरण भी। थर्ड में है वन का लकड़ी के लिए उपयोग करना, वन का लकड़ी के लिए उपयोग करना, वन किस लिए, तो वन को जो है लकड़ी के लिए भी उपयोग करना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो मांग भी बढ़ रहा है, जो भी है पलंग, कुर्सी, टेबल जो भी बनाया जा रहा है अगर लकड़ी का बनाया जा रहा है तो क्या बात है, तो लकड़ी का मांग बढ़ा है, तो वन को काट कर लकड़ी, मतलब वन में से तो लकड़ी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो ये भी कारण है इसका, ठीक है। अब देखिए एक वनों को सुरक्षा हेतु एक आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन बोल सकते हैं, वनों की सुरक्षा के लिए आंदोलन, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। वनों की, इसके बाद बहुत मेन टॉपिक्स है। देखिए वनों को सुरक्षा हेतु आंदोलन, वनों की सुरक्षा हेतु आंदोलन। देखिए सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था एगो बोल सकते हैं एक राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर जान देना पड़ गया था उस जो आंदोलन किया था। लेकिन उसके बाद ये एक भयानक रूप लिया कहाँ पे, उत्तराखंड, अगर नहीं दिया रहे तो उत्तरांचल, वो भी नहीं दिया रहे तो उत्तर प्रदेश एक में था, तो उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। राजस्थान के नाम था, गांव का जो नाम था खेजरी ग्राम था, खेजरी ग्राम। यहाँ का जो नाम था गांव का वो था रेनी ग्राम, क्या नाम था, रेनी ग्राम, ठीक है ना। ये इसका नाम था खेजरी ग्राम और इसका नाम था रेनी ग्राम। यहाँ का जो नेतृत्व कर रहा था, ये जो बात है वो 3 सदी पूर्व का बात है, 3 सदी पूर्व। ये जो है ये 1970 के दशक में, 1970 एग्जैक्ट 1972 देता है दशक में, 1972 बोल सकते हैं, 1970 के दशक में ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये इसका खेजरी ग्राम था। इसका जो नेतृत्व कर रहा था उसका अमृता देवी बिश्नोई नाम था, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है ना। अमृता देवी बिश्नोई इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो इसका सुंदरलाल बहुगुणा, नाम बहुत अच्छा है, सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और था चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना, नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट। अमृता देवी के नाम पर ही है एक अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है ना। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, देखिए जब लकड़ी के ठेकेदार मतलब इमारती लकड़ी को काटने आते थे, तो सबसे पहले हुआ था 3 सदी पूर्व राजस्थान में, जिसका नाम था
खेजरी ग्राम, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, तो वो पेड़ों से चिपक के क्या करते थे, आंदोलन मतलब पेड़ों से चिपक जाते थे कि अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काटो। तो वहाँ पर इनको जान भी गंवाना पड़ गया था, ठीक है ना। तो वही एक भयानक रूप लिया, सीधा सी बात है, कोई जान गंवा देता है उसके बाद तो कोई भयानक रूप लेता है। तो उसके बाद उत्तराखंड में, लेकिन बहुत दिन बाद उत्तराखंड 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल, अगर बात की तो जिला का नाम जो है गढ़वाल है। गढ़वाल जिले के एक जगह है जिसका नाम है रेनी ग्राम, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट कर रहे थे। जब लकड़ी के ठेकेदार इमारती लकड़ी को काटने आते थे तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे। क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और बोलते थे कि पहले हमको काटो उसके बाद ये पेड़, ठीक है ना। तो सीधा सी बात बोल सकते हैं कि अगर पूछे चिपको आंदोलन क्या है, तो 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के रेनी ग्राम में सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में जब लकड़ी के ठेकेदार पेड़ों को काटने आते थे तो वहाँ की जो महिलाएं, वहाँ के जो भी लोग पेड़ों से चिपक कर एक जन आंदोलन किए, ठीक है ना। सेम इसी तरह 3 सदी पूर्व राजस्थान के खेजरी ग्राम में भी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वहाँ की महिलाएं पेड़ों से चिपक कर अपनी जान गंवा दी। ऐसी यही जो मतलब कि एक आंदोलन हुआ, मतलब आंदोलन का मतलब कि पेड़ों से चिपक कर, इसी का नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन, ऐसे लिख सकते हैं। तो राजस्थान में 3 सदी पूर्व, उत्तराखंड में 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है ना। उत्तराखंड में कब, 1970 के दशक में, यहाँ हुआ था 3 सदी पूर्व में, ठीक है ना। तो इसका नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, चिपको आंदोलन के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसको उतार सकते हैं, देख लीजिए। इसके बाद आता है बांध परियोजना का निर्माण क्यों होता है। किस चीज़ का निर्माण, बांध परियोजना। बांध परियोजना का निर्माण क्यों होता है। बांध परियोजना का निर्माण क्यों, अगला टॉपिक था बांध परियोजना का निर्माण क्यों होता है। तो सबसे पहले देखिए सिंचाई, सबसे पहले आता है सिंचाई के लिए। सेकेंड आता है कि विद्युत उत्पादन का उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए। थर्ड में अगर बात की जाए तो मत्स्य पालन। चौथा अगर बात की जाए तो पर्यटन। इसके लिए जो होता है बांध परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो बांध परियोजना जो है 2 जगह, एक बता रहा है बांध परियोजना जो है 2 जगह पे, ठीक है ना। बांध एक जो है टिहरी बांध परियोजना, मतलब लिखते हैं यहाँ पे टिहरी बांध परियोजना, और एक जो है सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है ना। एक है टिहरी बांध परियोजना, एक है सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये जो है गुजरात के नदी जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया, नर्मदा नदी। और ये जो है टिहरी बांध जो परियोजना है ये उत्तराखंड, ठीक है ना, कहाँ पे, उत्तराखंड, भागीरथ तथा भिलंगना दोनों नदी के संगम से गंगा नदी पे, नदी का नाम जो है गंगा नदी में जो मिलती है, तो इसी के नीचे बनाया गया है टिहरी बांध परियोजना, ठीक है ना। टिहरी बांध परियोजना ये है सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है ना। टिहरी बांध परियोजना और ये सरदार, ठीक है। तो टिहरी बांध परियोजना सरदार सरोवर है गुजरात के नर्मदा नदी पे, ये उत्तराखंड के भागीरथ तथा भिलंगना नदी के संगम के नीचे गंगा नदी पे बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, अब देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, टिहरी बांध परियोजना का उद्देश्य, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। देखिए टिहरी बांध परियोजना का उद्देश्य, टिहरी बांध परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले होता है बिजली का उत्पादन, पहला पॉइंट तो यही होता है बिजली का उत्पादन। सेकेंड अगर बात किया जाए
तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है 2,70,000 जो हेक्टेयर भूमि है उसकी सिंचाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई। थर्ड का बात करेंगे, थर्ड का, तो दिल्ली महानगर में जल की आपूर्ति, दिल्ली जैसे महानगर में किसका आपूर्ति होती है? दिल्ली महानगर में जल की आपूर्ति, ठीक है ना। तो ये बांध का निर्माण किया गया है टिहरी बांध परियोजना का, इसके निर्माण का यही उद्देश्य है। टिहरी बांध परियोजना के निर्माण का उद्देश्य यही है, पहला बिजली का उत्पादन, सेकेंड में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था, और थर्ड में है दिल्ली महानगर में जल की आपूर्ति, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए। इसके बाद अगला टॉपिक्स, उसके बाद आता है वर्षा जल का संचयन। टॉपिक आता है वर्षा जल का संचयन, ठीक है ना। क्या आता है? वर्षा जल का संचयन। तो देखिए, वर्षा के जल का संचय करना ही, वर्षा का जो जल होता है, वर्षा के जल का संचयन करना ही वर्षा जल संचयन कहलाता है, ठीक है ना। वर्षा के जल का संचयन ही वर्षा। देखिए, अलग अलग राज्यों में वर्षा जल संचयन की विधि को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में वर्षा जल संचयन की विधि को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और वर्षा के जल का संचयन ही वर्षा जल संचयन कहलाता है। जैसे एक मकान है, अगर यहाँ हम बात करें मकान, ठीक है ना, ठीक है, ये मकान है, यहाँ से ऐसे लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है ना, कोई चीज़ है, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ के माध्यम से उसको किया जाता है, टंकी में एकत्र कर लिया जाता है, तो वर्षा का जल को संचयित किया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। अब जैसे देखिए, कुछ राज्य है और उसका नाम क्या है, राज्य और वर्षा जल संचयन की विधि का नाम लिखते हैं। देखिए, राज्य का नाम और यहाँ पे है वर्षा जल संचयन की विधि का नाम, वर्षा जल संचयन के विधि का नाम, ठीक है ना। पहला बात करें तो बिहार ही लेते हैं। बिहार में उसका नाम क्या है? अहरा। बिहार में नाम क्या है? वर्षा जल संचयन की विधि का नाम क्या है? अहरा। सेकेंड बात करें तो केरल, और केरल में जो नाम है, केरल में जो नाम है सुरंगम। केरल में क्या नाम है? सुरंगम। थर्ड में बात करें तो कर्नाटक में कर्नाटक से कट्टा याद कर लीजिएगा, कट्टा, ये तो याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वहाँ पे है कुल। पाँच में तमिलनाडु को इरिस, तमिलनाडु का नाम है इरिस। ये वर्षा जल संचयन की विधि का नाम है। और अलग अलग, बिहार में आहरा बोला जाता है, केरल में सुरंगम बोला जाता है, कर्नाटक में कट्टा बोला जाता है, हिमाचल में कुल बोला जाता है, तमिलनाडु में इरिस बोला जाता है। जम्मू जो क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में, इसको एक बार देखिए, मिटाते हैं, फिर इसके बाद कुछ लिखते हैं। ये जम्मू क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में क्या बोला जाता है? चलिए हटाते हैं। देखिए, जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र, वहाँ पे इसका नाम है पोखर। क्या नाम है? पोखर। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तो इसका नाम है बूंदी। महाराष्ट्र का बात करेंगे, महाराष्ट्र का, तो वहाँ पर नाम है बंदरा या टाल। अगर बात करेंगे राजस्थान का, तो राजस्थान में नाम है खादिन।
या नाडी, खादिन या नाडिन, ठीक है ना। तो ये अलग अलग राज्यों में ऐसे जल संचयन विधि का ये सब नाम है। जैसे बिहार में आहरा बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में कुल्हा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग नाम है। अब ठीक है, ये अलग अलग नाम है। तो इसके बाद जो आता है, हमको नहीं लगता इसके बाद कुछ है। देखिए उसके बाद आता है कोयला तथा पेट्रोलियम। तो इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में बनाए हुए हैं, कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण, ठीक है ना। ये तुमको आपको पढ़ लेना था, शायद फिजिक्स के लास्ट चैप्टर ऊर्जा के स्रोत में ही ये शायद हुआ था। अगर नहीं हुआ होगा तो बोलिएगा, उसको भी बता देंगे, ठीक है ना। वहाँ पर जीवाश्म ईंधन 2 प्रकार के कोयला, मतलब जीवाश्म ईंधन का भी प्रकार है, जैसे कोयला पेट्रोलियम, उसका निर्माण, कोयला का निर्माण, पेट्रोलियम का निर्माण बहुत अच्छा बेसिक तरीके से बता दिए। तो उसको हटा दीजिए, ये तुमको पढ़ना ही नहीं है। आता है इसके बाद देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब है कि सीमित होने के कारण इसके वैकल्पिक साधनों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। जैसे इसके भी वैकल्पिक पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आ जाएगा। तो सौर ऊर्जा जो होता है सूर्य ऊर्जा का निरंतर स्रोत है। आता है इसमें क्वेश्चन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा डिटेल। एक है सौर ऊर्जा और एक है पवन ऊर्जा। ठीक है ना, सौर ऊर्जा। देखिए तो सौर ऊर्जा जो है यह सूर्य ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, ठीक है। और उसके बाद सूर्य की ऊष्मा प्रकाश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो पवन ऊर्जा जो है इसका जो उपयोग है, सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग खाद्य पदार्थों को पकाने में। सेकेंड बात करेंगे तो सोलर सेल की मदद से सौर ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में भी करने में। पवन ऊर्जा जो होता है नाव चलाने में इसका उपयोग होता है। किसका? पवन ऊर्जा का। पवन ऊर्जा का उपयोग क्या चलाने में? नाव चलाने में। और अनाज की पिसाई में पवन चक्की, इसका उपयोग की बात करेंगे तो अनाज की पिसाई में पवन चक्की, विद्युत पंप चलाने में, मतलब जल पंप चलाने में पवन चक्की, सॉरी। थर्ड में विद्युत उत्पन्न करने में भी पवन चक्की का उपयोग होता है। सबसे बड़ा जो संयंत्र लगा है वो तमिलनाडु में, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है तमिलनाडु में, जो 850 मेगावाट, ठीक है ना। कितना? 850 मेगावाट की बिजली पैदा करती है, ठीक है ना। भारत जो है, भारत संसार का तीसरा नंबर का है सबसे बड़ा उत्पादक, पवन ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, तीसरा पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कितना नंबर का है? तीसरा पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। पवन ऊर्जा के उत्पादक की बात करेंगे तो भारत जो है तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे लास्ट जो आता है वो बायोगैस के बारे में आता है। बायोगैस हम बोल के ही बताएंगे, ज़्यादा करके थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। बायोगैस, ठीक है ना। तो बायोगैस का अगर बात की जाए तो बायोगैस वनस्पतियों, पशुओं के मल मूत्र, अन्य व्यर्थ पदार्थों, वनस्पतियों, पशुओं के मलमूत्र, ठीक है ना। वनस्पतियों, पशुओं के मलमूत्र, अन्य व्यर्थ पदार्थ, ठीक है ना। अन्य व्यर्थ पदार्थ हो गए, ठीक है। घरेलू कचरे, ठीक है ना, पदार्थों से पैदा की जाती है। ये सब पदार्थों से पैदा की जाती है क्या? बायोगैस पैदा की जाती है। वनस्पतियों, पशुओं के मलमूत्र, अन्य व्यर्थ पदार्थों, घरेलू कूड़े कचरों से पैदा की जाती है क्या? बायोगैस पैदा की जाती है। और देखिए यह एक गैसीय मिश्रण होता है, यह एक प्रकार का गैस का मिश्रण होता है, गैसीय मिश्रण होता है, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जलवाष्प मिला हुआ रहता है। मीथेन जो होता है ज्वलनशील गैस होती है, जो आसानी से जलती है। गैस के उपयोग होने के पश्चात बचे पदार्थ खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। देहातों में बायोगैस जो होता है काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है ना। इस संयंत्र को गोबर डालकर गैस प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग जो होता है किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। बस इतना बायोगैस के बारे में जानना था, ये ऊर्जा के स्रोत में भी पढ़ना था, ठीक है। तो ये वन शॉट में क्लियर हो गया। आपको कौन सा चैप्टर थी?
प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। आप शुरू से इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिए, बहुत बेसिक तरीके से आसानी से बताएं। सबसे पहले था क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के एक शहर जिसका नाम था क्योटो, वहाँ पे। सेकेंड टॉपिक्स था, अगर बात की जाए तो गंगा कार्यान्वयन योजना जो ऋषिकेश से कोलकाता तक 300 करोड़ की लागत से। थर्ड टॉपिक्स की बात करें तो वन एवं वन्य जीव के बारे में, ठीक है, ट्रिपल आर का मतलब बताए थे। उसके बाद वन एवं वन्य जीव के बारे में। चौथा बांध परियोजना के बारे में, मतलब बांध के बारे में। उसके बाद बांध 2, एक टिहरी बांध जो टिहरी जिले पे, मतलब टिहरी जिले में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में बनाया गया था। और एक सरोवर बांध परियोजना जो गुजरात के नर्मदा नदी पे। उसके बाद यहाँ पे आता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपको आज बता दिए थे, राजस्थान में 3 सदी पूर्व। उसको उत्तराखंड 1970 के दशक में हुआ था, तो ये भयानक रूप लिया। इसको पेड़ों से चिपक कर बहुत एक पर जन आंदोलन था, बहुत लोगों ने भाग लिया, ठीक है ना। उसके बाद पढ़े हैं आज वर्षा जल संचयन के बारे में, ठीक है। उसके बाद पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन ये तो पढ़े हुए थे। बायोगैस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब लास्ट ही था। तो कैसा लगा आपको वीडियो एक बार जरूर बताइएगा। और बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। लगभग 40-50 मिनट का तो बन ही गया होगा, ठीक है। तो एक बार पूरा आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपका केमिस्ट्री का ये 6 लेसन एकदम समाप्त, ठीक है ना। जो भी बताया है, जो भी बोल के भी बोले हैं, उसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और जो समझाया वैसे समझ सकते हैं। बस इतना ही प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला है। अगर आएगा भी तो लगू का जो भी बोले हैं, यही क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, चाहे गंगा कार्यान्वयन योजना की शुरुआत कब हुई थी, गैर परंपरागत ऊर्जा के कुछ नाम बताया, यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बनेगा, लगभग 5-6 को क्वेश्चन से, मतलब ऑब्जेक्टिव बोले हैं, उसमें से एक या 2 वही पूछने वाले हैं, बस अलग कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।